नमस्कार। सनसेट टीवी पर आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं हर्ष रंजन लेकर प्रोग्राम अर्थनीति। अर्थनीति बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी से जुड़ा वो कार्यक्रम है जिसमें हम आम जनता की भाषा में समझने समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया और भारत के आर्थिक मंच पर क्या चल रहा है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की। वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज पूरी दुनिया में भारत का नाम अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर या कहें इमर्जिंग इकोनॉमी के फ्रंट पर पूरी दुनिया में बड़े ही आदर और विश्वास के साथ लिया जा रहा है। आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं भी भारत की अर्थव्यवस्था में अपार श्रद्धा जता चुकी हैं। उनका कहना है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ग्रोथ बहुत ही रोबस्ट यानी मजबूत है। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहायक साबित होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर ब्रजेश झा। आप इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रोफेसर हैं। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आपकी स्टडी है, व्यापक पकड़ है। और हमारे दूसरे मेहमान हैं पंचायती राज मंत्रालय में अवर सचिव चंद्रशेखर कुमार। पंचायती राज मंत्रालय किस तरीके से पंचायतों के माध्यम से गांवों को आर्थिक सामाजिक तौर पर आत्मनिर्भर बना रहा है, कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका चंद्रशेखर जी। पहला सवाल आपसे प्रोफेसर झा मैं करना चाहूँगा, ये रूरल इकोनॉमी की बात अगर हम करें कि जो इकोनॉमी रूरल एरिया से, ग्रामीण इलाकों से आ रही है, जो देश की जीडीपी में सहयोग कर रही है, देश के नेशनल इनकम में योगदान दे रही है, वो क्या है और उसके डायनेमिक्स हाल के वर्षों में क्या परिवर्तन आए हैं उनमें? देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यदि आप सेक्टर वाइज देखें तो एग्रीकल्चर करीब 96% ग्रामीण में है। हाँ, ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेड, बिजनेस, सर्विसेज, ऐसे ही वो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से या इनकम के हिसाब से वो वैरी करते हैं। लेकिन जो दो एक पहलू जो मुझे साफ दिखता है जो हुआ है इधर पिछले समझिए 10-20 साल में, वो क्या, डिपेंडेंस, फार्मर्स की डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे बहुत कम नहीं हुई है। ठीक है, एग्रीकल्चर की एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, करंट डेली स्टेटस पे वो अब 45-46% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अभी भी करीब 60 से 80% डिपेंड करता है कि कहाँ, किस राज्य से हैं आप, कहाँ पे शहरीकरण कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है। तो करीब 60% से 80% के लोग बीच कृषि पर आधारित हैं। वो जो कृषि पर आधारित हैं उनका एक अच्छा आप समझिए कि इनकम जो है वो गैर कृषि क्षेत्र से आता है। तो वो गैर कृषि क्षेत्र जो हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, वो कैसे वहाँ पे ग्रो कर रहा है, वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और हमने ये खास देखा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग जो है स्टैग्नेट किया है। और जो 2-3 खास पहलू कि ये सीमांत किसान अब करीब 72-73% जो है सीमांत किसान है। जी। ये सीमांत किसान जो है फिर से गैर कृषि उस पर आधारित रहते हैं। और सीमांत किसान होने की वजह से बहुत सारे रूरल इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, वाटर यूजर्स एसोसिएशन, कस्टम हायरिंग फैसिलिटीज़, ये सब का विकास हुआ है। और इन सब के विकास, ये सब ज़रूरत सब एक हो गया। इनके कारण जो हैं, जहाँ पे हैं ये सब उपाय, वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। जी प्रोफेसर साहब, आपने सही कहा कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है पहले तो काफ़ी हद तक कृषि पर ही निर्भर थी, लेकिन अब जो किसान हैं, खास करके सीमांत किसान हैं, वो कृषि से हटकर दूसरे कामों में भी लग रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड का भी बहुत बढ़िया इधर चल रहा है, उसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है। हम अपने प्रोग्राम में आगे देखेंगे कि किस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ा है रूरल साइड से। और हम बताना चाहेंगे कि भारत की 2/3 आबादी जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है और देश का कुल जो वर्क फोर्स है उसका 70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में ही रहता है। चंद्रशेखर जी, आप पंचायती राज मंत्रालय में अवर सचिव हैं। आप पंचायतों के माध्यम से
गांवों का विकास काफ़ी हो रहा है, एक समावेशी विकास हो रहा है, आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि गाँव की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो रही है? एक तो अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये है कि जो जब से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है, जो 1992-93 में 73वें संविधान का जो संशोधन हुआ, तो उसके बाद से कंटिन्यूअसली सतत पंचायतों का सशक्तिकरण हो रहा है और पंचायत में जो चुने हुए प्रतिनिधि आ रहे हैं और उन प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग के माध्यम से उनका विकास किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो बहुत सारे जो हमारे विभागीय कर्मचारी हैं, जैसे एग्रीकल्चर हुए, इंडस्ट्री हुए, आपके एजुकेशन के हुए, हेल्थ के हुए, वो सारे पंचायत स्तर पे काम कर रहे हैं। तो उस 2-3 चीज़ जैसे प्रोफेसर झा ने बताया कि विकास के लिए जो 60% हमारी जो आबादी वही है, 70% वर्कफोर्स भी वही है और आपकी जो कृषि तो अब 90% ऊपर रूरल एरियाज में हो रही है। इवन मैन्युफैक्चरिंग भी जो है, जो इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग है और सबसे बड़ा एमएसएमई सेक्टर है, वो भी कर समझ लीजिए करीब 40 से 50% वो अभी रूरल एरियाज़ में ही है। जी। और सर्विस इकोनॉमी में भी काफ़ी 30% से भी ज़्यादा रूरल एरियाज़ में ही है। तो तो इन पंचायतों का सशक्तिकरण और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनके शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास और वहाँ पे जो आधारभूत संरचना होनी है, तो इसमें पंचायतों की भूमिका बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए ही भारत सरकार के विगत काफ़ी वर्षों में बहुत सारे फ्लैगशिप कार्यक्रम चल रहे हैं इन सारी दिशाओं में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्किल डेवलपमेंट में, कृषि में और रूरल डेवलपमेंट में। तो इसके जरिए प्रयास ये किया जा रहा है कि पंचायतों का सशक्तिकरण किया जाए और वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो जो सुविधाएं हैं उसको और हम सशक्त करें और आने वाले दिनों में उनका जो हम डिजिटल एज की ओर हम आगे बढ़ें। बिल्कुल। एक ग्राफिक्स के माध्यम से ये देखते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उच्च मानक वाले सूचक क्या-क्या हैं। उदाहरण के तौर पे ट्रैक्टरों की बिक्री उसमें एक बहुत मानक हम मानते हैं कि अगर ट्रैक्टरों की बिक्री बढ़ रही है यानी कि कृषि कार्य बेहतर हो रहा है। साथ ही दोपहिया वाहनों की बिक्री भी उसमें है, उर्वरकों की बिक्री है, मनरेगा के तहत रोजगार की मांग कितनी हो रही है, कृषि और कृषि आधारित सेक्टरों का निर्यात कितना है। और हम आगे इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि कृषि और कृषि आधारित जो सेक्टर हैं उनका निर्यात में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कृषि क्रेडिट ग्रोथ कितना है और ख़ास तौर पर चावल और गेहूं का भंडारण जो बफर मानकों पर आधारित है वो कितना है। तो ये कुछ ऐसे मानक हैं और लगातार अगर हम देखें 2022-23 के पहले 6 महीनों का, तो इसमें इन सब में वृद्धि हुई है। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो भारत की ग्रामीण आबादी है, जो गांव हैं, वहाँ से जो इनकम जनरेट हो रहा है या जिस तरीके से वो अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो लगातार बढ़ रहा है। प्रोफेसर झा, सर्विसेज सेक्टर का योगदान इंडिया की इकोनॉमी में, जीडीपी में 50% से ज़्यादा है, 55% के आसपास हम मान रहे हैं कि वो है। लेकिन इसमें गाँवों की भागीदारी अभी तक तो बहुत कम थी। वजह साफ थी कि एक डिजिटल डिवाइड था। अर्बन एरिया में आप डिजिटल 5G टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी पे थे, गांव में कम था। लेकिन सरकार की कोशिशों से अब गांव-गांव हम एक कार्यक्रम भी करते हैं, पंचायतों पर संसद टीवी करता है और हमने देखा कि गांव-गांव में रिमोट एरियाज़ में भी अब आपको इंटरनेट की सुविधा है, फ़ोन की सुविधा है, कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि डिजिटल डिवाइड कम हुआ है। तो क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में सर्विसेज सेक्टर गांव में भी बढ़ेगा? बिल्कुल, गांव में बढ़ेगा और सर्विसेज सेक्टर स्पेशली डिजिटलाइजेशन की जो बात कर रहे हैं आप, उसके कारण रूरल गवर्नेंस काफ़ी बढ़े हैं, काफ़ी अच्छे हुए हैं। प्रोग्राम्स तो पहले भी थे, लेकिन प्रोग्राम जैसा कि सचिव साहब ने कहा, लेकिन उन प्रोग्राम्स का क्रियान्वयन काफ़ी अच्छा हुआ है। आप अब सीधे पैसे जो हैं वो किसानों के अकाउंट में आ जाता है और किसानों की चूँकि ये डिजिटलाइजेशन के वजह से, मोबाइल फ़ोन की वजह से कॉल सेंटर की ज़रूरतें ज़्यादा हुई हैं। एक समय था जो कि किसान जो है आधारित थे वो KVK या ऐसी चीज़ों पे, लेकिन अब ये काफ़ी सस्ता उपाय उनका कॉल सेंटर का निकल आया है। और सर्विसेज सेक्टर स्पेशली डिजिटल बेस्ड चीज़ें तो जो हैं वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं, उससे गवर्नेंस का फ़र्क पड़ रहा है और धीमे धीमे वो इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट करेगी ही है। यही हम समझ में जी। एक आंकड़ा है हमारे पास, ये अपेडा
यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका एक डेटा आया है इस साल जो चालू वित्त वर्ष है इसके पहले 6 महीनों का। इसमें आप देखें तो जो कृषि और प्रसंस्कृत यानी प्रोसेस्ड फूड हैं, इसमें 25% निर्यात बढ़ा है। और अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और इनके प्रोसेसिंग की बात करें तो इसमें 42% का ग्रोथ आया है पिछले 6 महीने में। यानी बात साफ है कि गांव में अब सिर्फ खेती करके, फसल उपजा के, फल उपजा के लोग सिर्फ वही नहीं बेच रहे हैं बल्कि उसकी प्रोसेसिंग करके प्रोसेस फूड भी बेच रहे हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी और मजबूत हो रही है। सरकार की एक योजना है पीएम ग्रामीण सड़क योजना, और इस योजना का इतना बड़ा लाभ भारत के गांवों को मिला है कि जो दूरी आमतौर पर गांव जाने के लिए 6 से 7 घंटे में तय होती थी, या गांव के लोग अपने सामान बेचने के लिए शहर आने के लिए जो 6-7 घंटे तय करते थे, वो अब सिर्फ 20-25 मिनट में तय हो जा रही है। ये सरकार की एक योजना है जिसका बड़ा लाभ मिला है और इसका परिणाम अर्थव्यवस्था में ट्रांसलेट होता दिख रहा है। चंद्रशेखर जी, ग्रामीण सड़क योजना जो है पीएम ग्रामीण सड़क योजना, इसकी प्रगति पर राज्यवार अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो तो आप बताएं, क्या लाभ हो रहा है? इसमें जो है कि जो हमारे जो 6 लाख करीब गांव हैं और उसमें 2.5 लाख पंचायतें हैं, तो पीएम सड़क योजना का मूलभूत उद्देश्य ये है कि सभी गांवों को जिनकी आबादी कम से कम 500,000 के ऊपर है वहाँ पे पक्की सड़क से जोड़ा जाए। तो एक कंटिन्यूस हमारा जो सर्वे रूरल डेवलपमेंट की तरफ से होता है, अंत्योदय सर्वे, तो उसके अनुसार अब ये देखा गया है कि जो करीब एवरेज करीब हमारे ऑलरेडी 70% जो हैबिटेशंस हैं वो पक्के रोडों से जुड़ चुके हैं। और मुख्यतः जो आपके जो साउथ के स्टेट हैं, वेस्ट के स्टेट हैं, और वहाँ पे प्रगति ज़्यादा अच्छी हुई है। नॉर्थ बेल्ट में और ईस्ट बेल्ट में थोड़े से हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगले 3-4 साल में ये भी एरिया काफ़ी हो जाएंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे और एक सूचना देना चाहूँगा जी, कि आपने अब जो सुना होगा कि हम सभी जगह भारतवर्ष में और पूरे देश में, विश्व में एक एसडीजी गोल की चल रही है। तो उसमें विश्व है कि जो 2030 तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें 17 गोल की है, जिसमें कि ये भी एक गोल है, जिसमें कि लोगों की अच्छी जीवन प्रणाली हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उनके रोजगार की व्यवस्था हो, और बहुत सारे जो गोल हैं हमारे, अच्छी गुड गवर्नेंस की व्यवस्था हो। तो वो 2030 तक हम, ये उद्देश्य है कि हम पूरे रूरल एरियाज़ को सैचुरेट करें, पूरे देश को सैचुरेट करें। और नीति आयोग आप कंटिन्यूस उस पर एक इंडिकेटर पब्लिश करते रहती है। तो अभी तक जो उसका जो 0.66 स्कोर है, तो उसका मतलब ये है कि अभी हम जो वहाँ से करीब हम 40-50% पीछे चल रहे हैं, लेकिन 2030 तक हमको उसको अपने हर एक गाँव में इस पर सैचुरेशन लानी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पंचायत के माध्यम से उसके इसी थीम पे एक प्लानिंग करके और एक थीम को हम कैसे आगे बढ़ाते जाएंगे और 2030 तक अपनी उपलब्धि करा पाएंगे, इस पर हम अभी कार्य कर रहे हैं। तो इसमें आपका जो डिजिटल है या आपकी कम्युनिकेशन है, वो फिजिकल कम्युनिकेशन हो कि आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन हो, उसका बड़ा महत्व है। जी, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश बनेगा अगले कुछ वर्षों में, और इसमें जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका बड़ा भारी योगदान होने जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ऐसा लक्ष्य एक माना जा रहा है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जो $3 ट्रिलियन है वो सर्विसेज सेक्टर से आ सकता है, $1 ट्रिलियन एग्रीकल्चर से आ सकता है, और $1 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ सकता है। और जैसा अभी प्रोफेसर झा बता रहे थे कि यहाँ का जो एग्रीकल्चर है भारत का, वो 96% गाँव में ही है, सिर्फ 4% इधर है। यानी कि बड़ा भाग ग्रामीण इलाके से ही एग्रीकल्चर का आता है। लेकिन अब डिजिटल डिवाइड कम होने से जो सर्विसेज सेक्टर है वो भी गाँव की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा गाँव में रूरल टूरिज्म बहुत हद तक बढ़ा है, जिससे काफ़ी इनकम हो रहा है। रूरल टूरिज्म पे आपका रिसर्च है, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, किसानों को गांव के क्षेत्रों में किसान जो है गैर कृषि पर आधारित हैं, और उसमें गैर कृषि पर एक जो सोर्स ऑफ इनकम है वो किसानों के या रूरल इकोनॉमी के, जो एक सोर्स ऑफ इनकम, एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स है आपका टूरिज़्म है। और टूरिज़्म के कारण, रूरल टूरिज़्म के कारण, और रूरल टूरिज़्म आपके कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऐसे क्षेत्रों में किसान की इनकम, किसान की आय जो है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि रूरल टूरिज़्म का वहाँ पे अच्छा प्रभाव है।
और ऐसे ही आपके कुछ और स्टेट केरला जैसे आप देखें तो वहाँ पे ये किसानों की आय ज़्यादा हुई है ये रूरल टूरिज्म के कारण, क्योंकि वहाँ टूरिज्म में बहुत आगे है ये सभी राज्य। तो ऐसे ही ये रूरल टूरिज्म का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। जैसे ही हमारी संख्या बढ़ रही है, काफ़ी सारे लोग जो हैं बाहर जा रहे हैं, तो वो कल्चरल टूरिज्म, वो रूरल हैबिटेशन के लिए एक जो 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 टूरिज्म की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग अब देखते हैं कि राजस्थान के कल्चर को देखने के लिए हम लोग वहाँ पे किसी रेस्तरां में जाते हैं, वहाँ का माहौल देखते हैं। तो वैसे ही ऐसे कल्चरल टूरिज्म की काफ़ी स्कोप है वो, और उस पर ठीक से हम लोग यदि काम करें, और कुछ राज्यों में हो भी रहे हैं काम, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, हमने देखा है कि केरल, ओडिशा, गुजरात, खास करके कुछ पहाड़ी राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह में, बाकी राज्य भी होंगे, यहाँ पर काफ़ी होम स्टे की सुविधा भी दी जा रही है और इसमें पंचायतें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो लोग आते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ का लोकल जो प्रोडक्ट है जो ग्रामीण ही बना रहे हैं उसको खरीदते भी हैं। इस तरीके से काफ़ी धन उपार्जन हो रहा है। इसके बारे में कोई डेटा आपके पास? इसके बारे में एग्जैक्ट वैसा कोई डाटा तो नहीं है, लेकिन जो पंचायतों का एक इशू ये है कि जो रूरल एरियाज़ में वहाँ की जो रूरल हब्स हैं, इकोनॉमिक हब्स हैं, उसको डेवलप करें। और उसमें जो टूरिज़्म का बहुत महत्व है कि हमने हमारे ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ कि हम अभी तक पहुँचे नहीं हैं और उसकी संभावनाएँ बहुत हैं। जैसे कि आपके वहाँ पे बड़े रिवर के किनारे हैं, बीचेस में हैं, आपके जो प्लांटेशंस हैं, और ऐसे केरला में बहुत सारे होम स्टे कर रहे हैं। उड़ीसा में मुझे पता है कि वो महानदी के किनारे काफ़ी होम स्टे को प्रमोट कर रहे हैं जी। और पंचायत इसको न केवल अपने एक रेवेन्यू का सोर्स का जरिया नहीं बना रहे हैं, बल्कि अपने एरिया को वहाँ पे एक लोगों के लिए जो इस रास्ता खोल रहे हैं, तो उससे उसको काफ़ी प्रोन्नति भी मिल रही है इससे। जी, हम पंचायतों की बात कर रहे हैं, गांवों की बात कर रहे हैं। संसद टीवी पर आप एक और कार्यक्रम देख सकते हैं, लोकतंत्र मेरी ताकत, जो कि पंचायतों पर है। अगर आप जाएं ये प्रोग्राम देखने तो आप पाएंगे कि किस तरीके से गांव का विकास हो रहा है। पहले जहां हम बड़े बड़े होटलों में रहते थे, कहीं घूमने जाते थे, अब हमारी इच्छा होती है बहुत लोगों की कि हम गांव में रहें, एक वहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा है और वहीं होम स्टे में रहें। तो इससे काफ़ी बड़ा इनकम हो रहा है इन लोगों का। और साथ ही हम देखेंगे कि जो रोज़गार बढ़े हैं गाँव में, मनरेगा के तहत बहुत रोज़गार बढ़े हैं, और साथ में जो जनधन योजना है जिससे सबका वित्तीय समावेशन हो, इससे अर्थव्यवस्था तो मजबूत हुई ही है, हर इंडिविजुअल ग्रामीण भी मजबूत हुआ है। झा साहब, ये जनधन योजना के बाद कितनी वित्तीय सशक्तिकरण हुआ है लोगों में, गाँव के? बिल्कुल, पहले गाँवों के फाइनेंशियल इंक्लूजन की बहुत बातें होती थी, लेकिन जनधन योजना जो है उन सबों को ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका है। तो और फिर वो इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड, ऐसी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कुछ हद तक ये डिमांड फॉर क्रेडिट को की ज़रूरतों को वो पूरा कर रहे हैं। और जहाँ तक इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का आपका बैंक से जुड़ना, बैंक से लिंक होना, तो ये सब काफ़ी प्रमोट कर रहा है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन को गाँवों में। एक उपयोग की जो वस्तुएं होती हैं जिसका अब तक शहरी इलाकों में बहुत उपयोग होता था लेकिन गांव में उपयोग कम होता था, जिसे हम एफएमसीजी सेक्टर कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। पहले हम देखते थे कि गांव में कम लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन भारत में आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा, खासकर पिछले 10 वर्षों में, प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग का सिस्टम बदला है। पहले जो चीज़ें मिनिमम 100 ग्राम या 200 ग्राम या 1 किलो के डब्बे में पैकेजिंग में उपलब्ध होती थी, वही चीज़ अब 10 ग्राम में, 20 ग्राम में उपलब्ध हो रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, शैम्पू की बात करें, तो अब शैम्पू 2 मिलीलीटर, 3 मिलीलीटर वन टाइम यूज़ के लिए भी उपलब्ध होता है। इसका बहुत बड़ा मार्केट टैप किया गया है गाँव में, क्योंकि गांव के लोग अगर 200-300 रुपए की शैम्पू की एक बॉटल नहीं खरीद सकते, तो वो कम से कम एक बार के इस्तेमाल के लिए एक पाउच शैम्पू का खरीद लेते हैं। और ये शैम्पू की ही बात नहीं है, आप बिस्किट में देखें, बड़ा पैकेट के बजाय अब एक बिस्किट की भी पैकेजिंग हो रही है, 2 बिस्किट की भी पैकेजिंग हो रही है। और हमने देखा है कि जैसे जो मजदूर हैं, मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो भी ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से दूर हैं,
अगर वो बढ़िया बिस्किट खाना चाहते हैं, अपने बालों में बढ़िया शैम्पू लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी पाउचेस उपलब्ध हैं। इससे एक बहुत बड़ा मार्केट टैप करने की कोशिश की गई है और वॉल्यूम ट्रेडिंग हो रहा है। झा साहब, आप बताएं कि कितना बड़ा मार्केट मिल रहा है गाँव में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए? देखिए, करीब 59% जो हैं वो लोग ग्रामीण गाँव में रहते हैं अभी भी भारत में, एवरेज यदि देखें। और ये आंकड़ा राज्यों में काफ़ी वैरी करता है। ऑलमोस्ट 89%, 89% जो हैं वो बिहार में हैं। ऐसे ही उड़ीसा में देखें तो आप करीब 87%, 84% वो गाँव में हैं। तो गांव में तो काफ़ी सारे मार्केट के पोटेंशियल हैं, मतलब लेने वाले हैं। लेकिन उनकी ये, जैसे कि अभी आपने कहा कि भाई उनका छोटा होने से, पैकेजिंग का छोटा होने से वो वन टाइम यूज़ के लिए एक बार लेते हैं, फिर बाद में लें न लें, अपनी कोई बंदिश नहीं है उनके पास। और उनके लिए कोई बहुत पैसा नहीं लगता है वो बहुत छोटे सामान के लिए। तो वो अपना लेकर के अपनी जो ज़रूरतें जो हैं उसको पूरा करते हैं। तो काफ़ी स्कोप है उसमें। मतलब रूरल इकोनॉमी में आप देखिए कि इतने % लोग उसी पर आधारित हैं, तो वो स्वाभाविक है कि वहाँ पे बहुत स्कोप है कंजम्पशन का। जी, नीति आयोग का एक रिसर्च है, एक आकलन है, और नीति आयोग के अनुसार शहरीकरण बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद 2050 तक भारत की आधी आबादी ग्रामीण इलाकों में जाएगी। हो सकता है चंद्रशेखर जी, इसकी एक वजह और भी हो कि शहरों में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लोग अब शहरों से शांति के लिए गांव में भी जाना चाहते हैं। और ख़ास करके जो कोविड और लॉकडाउन ने हमें एक अच्छी चीज़ दी है, वो ये है कि अब आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं, और वो सारी सुविधाएं काम करने की इंटरनेट सहित, कंप्यूटर सहित गाँव में भी उपलब्ध है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आधी से ज़्यादा आबादी भी गांव की ओर रहे। एक योजना के बारे में हम बात करना चाहेंगे, उज्ज्वला योजना। गांव में मैंने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिला है, और ख़ास तौर पर जो लकड़ियां काटने, चूल्हा जलाने, और फिर उस स्वास्थ्य लोगों का ख़राब होता था, ये कितने मैन आवर बचे हैं उज्ज्वला योजना के आने से। आप इसका इकॉनमी में क्या कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं? एक तो चीज़ यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे और देशों में है, और इनफैक्ट भारत में भी, केरला में भी आप देखेंगे कि अब ये जो धीरे धीरे जो है ना, ये जो अर्बन रूरल जो डिवाइड है वो अब हट रहा है। अब तो एक टाइम आएगा कि हम लोग बोलेंगे कि भाई जो म्यूनिसपैलिटी है या पंचायत है, उसको अब ना म्यूनिसपैलिटी बोला जाए ना ग्राम पंचायत बोला जाए, उसको एक लोकल बॉडी बोला जाए। तो अर्बन रूरल का डिवाइड धीरे धीरे 2050 तक मुझे लगता है वो ना भी रहे जी। तो सब एरिया बराबर जाएंगे, लोगों को सब जगह वही सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। और जहाँ तक आपका ये प्रश्न है, उसमें तो काफ़ी उन्नति हुई है मुझे लग रहा है। और प्लांटेशंस अब देख रहे हैं कि एक कहा कि सोशल फॉर प्लांटेशन जो है ना, वो काफ़ी पंचायत जो, अभी एक चीज़ मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि अब पंचायत जो है, एक आपने सुना हो क्लाइमेट चेंज के बारे में जी, तो अब उसकी भी लोगों में काफ़ी सेंसिटिविटी आ रही है। तो पंचायत, अब काफ़ी पंचायत उस पर भी अब बढ़ चढ़ के काम करना शुरू कर रहे हैं। तो अब वो भी अपनी इकोलॉजी को प्रिजर्व कर रहे हैं, प्लांटेशंस भी कर रहे हैं, और वहाँ भी अवेयरनेस आ रही है कि भाई ये जो प्लास्टिक है, ये सब पे थोड़ा लगाम लगे। और जो हम जो ऊर्जा है, वो हम जो ऊर्जा जो कार्बन वाली ऊर्जा को न करके अब हम थोड़ा गैर कार्बन ऊर्जा को योग करें। और उज्ज्वला जो है, उज्ज्वला का तो काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, इस पर काफ़ी स्टडी है, और उस पर रूरल एरियाज में इसकी काफ़ी मैंने, और उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। अब लोग अपने पैसे से ही अब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते आज हमने ये बात की कि जिस तरीके से गांव और शहरों का डिजिटल डिवाइड धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि अर्बन और रूरल डिवाइड भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि गांव में भी वो सारी सुविधाएं मौजूद होंगी जो हम शहर में ले सकते हैं, और बोनस ये कि वहाँ का पर्यावरण और बेहतर होगा। आज की अर्थनीति में इतना ही। अगले सप्ताह हम किसी और समसामयिक विषय पर चर्चा में हाजिर होंगे। हमारा टॉपिक क्या हो, इसमें आप भी हमें सहयोग दे सकते हैं। आप अर्थनीति को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर देखें, अपनी प्रतिक्रिया दें, और साथ ही इकोनॉमी बिजनेस से जुड़े किसी समसामयिक विषय के लिए हमें सुझाव भी दे सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का, चंद्रशेखर जी और झा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी को इजाज़त दें। नमस्कार।